वर्ष भी एक श्रेष्ठ काव्य संध्या, पारिवारिक काव्य संध्या रखी गई है, जिसमें हमारे सभी कविगण हमारे बीच आ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक वरेण्य साहित्यकार, एक बड़े संपादक, हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी और स्वतंत्रता सेनानी पूज्य विशंबर साहेब प्रेमी जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं। मैं पुनः सभागार में प्रेमी परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 125वीं जयंती उनकी आज हम मना रहे हैं, और इस कार्यक्रम को चलते हुए भी आज 31 वर्ष हो गए हैं। थापर नगर में घर में प्रारंभ हुई एक छोटी सी कवि गोष्ठी एक बड़े कार्यक्रम का रूप ले चुकी है। जब 100वां वर्ष हमने मनाया था 1999 में, तो सम्राट हेमंस में और बड़ा कार्यक्रम किया था। आज हम और उसे भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति, थोड़ा विलंब हो गया है कार्यक्रम में, लेकिन अब विलंब और नहीं होगा। हम प्रारंभिक कार्यक्रम कुछ देर का है, उसे हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सीधे हम कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। हमारे सभी श्रेष्ठ कवि आ चुके हैं। मैं परिवार की ओर से, प्रेम परिवार की ओर से, अपनी ओर से और आयोजन समिति की ओर से आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के लिए एक विशेष स्थान, एक स्पीच की आवश्यकता होती है। आज की व्यासपीठ पर, आज की इस गद्दी पर आप सबकी ओर से एक नाम जिसे मैं पुकार रहा हूँ, आचार्य वासुदेव जी हमारे बड़े यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आएँ वो और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करें। आचार्य वासुदेव जी, आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ, वयोवृद्ध कहना ठीक नहीं है, हमारे सबके वरिष्ठ, हमारे परिवार के बड़े सदस्य आचार्य वासुदेव जी, पूरा जीवन जिनका शिक्षा में, पढ़ाने में, पढ़ने में व्यतीत हुआ है, इस देश के लिए, समाज के लिए अपने काम करते रहे हैं और अभी भी निरंतर सक्रियता में हैं। आजकल ब्रजघाट पर रहकर कार्य कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझ पर एक बार हमारे कवि, हमारे साहित्यकार और समाज सेवी, पूर्व उप प्राचार्य DN कॉलेज के हमारे बीच आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनके साथ ही मैं अपने दूसरे अतिथि जो हमारे बीच यहाँ आज अतिथि रूप में हमने आमंत्रित किए हैं, मैं श्री पुष्पेंद्र जी हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे पूर्व संपादक हैं और पत्रकार हैं। पत्रकार हमेशा पत्रकार रहता है, कोई संपादक हो जाए, लेकिन पत्रकार उसका नाम पहले आता है। मैं पुष्पेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हिंदुस्तान अखबार में संपादक रहे पत्रकार श्री पुष्पेंद्र जी, और इनके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ सूर्यकांत द्विवेदी जी से। भाई सूर्यकांत द्विवेदी जी आजकल वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार हैं, संपादक हैं। इनसे निवेदन के वही मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इनके साथ ही हमारे देश के बड़े छायाकार, जिन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, बाकी पुरस्कारों के बारे में हम बाद में बताएंगे। मैं उन्हें पुकार रहा हूं आप सबकी ओर से। श्री ज्ञान दीक्षित जी मेरे बड़े भाई, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ज्ञान दीक्षित जी, यही बैठिए। मैं उन्हें आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। और अब निवेदन करता हूँ अपने मंच सभी अतिथियों से कि कृपया मावानी के चित्र के समक्ष और विशंबर साहेब प्रेमी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और पुष्पार्पण, माल्यार्पण करें। हमारे सभी डॉक्टर हरिओम पवार जी कृपया निवेदन के आ जाएं। और परिवार से भी हमारे बीच हमारे कविगण, जैसा आप सब जानते हैं, श्री आशीष लाल अवस्थी, श्री प्रियांशु विजेंद्र जी, श्री रामायणधर द्विवेदी जो अयोध्या से हमारे बीच पहुंचे, और डॉक्टर कविता तिवारी जी जो लखनऊ से हमारे बीच, उनसे भी निवेदन कृपया आ जाएं एक बार दीप प्रज्वलन के और माल्यार्पण के, पुष्पार्पण के लिए। हमारे सुदीप भोला जी बहुत जल्द हमारे बीच हमारे साथ होंगे। अभी वो रास्ते में हैं, दिल्ली से मेरठ के रास्ते में हैं।
माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर और पूज्य विश्वम्भर साहिब प्रेमी जी के चित्र पर पुष्पार्पण हम कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम एक पावन कार्यक्रम किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान में। श्री अभय गुप्ता जी हमारे बीच आगे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच की ओर आ जाएं। आदरणीय अभय जी दयाल फर्टिलाइजर के हमारे बीच हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे आगंतुक अतिथि सभी पहुंच चुके हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी जी हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हमारे बीच हैं। डॉक्टर सुधाकर आशावादी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री विजय जी, क्षेमचंद सुमन जी परिवार से, डॉक्टर रविंद्र निर्वाल जी, श्री अभय गुप्ता जी आ चुके हैं। इनसे निवेदन कृपया माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बहुत आवश्यक कार्यक्रम के भी सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए हमारे जगदीश सोलंकी जी कहा करते हैं कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, इसको शाही सलाखें सुला न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा, तब ये वक्त की ज्वाला जला न सकी। और हम शहीदों के कुर्बे में पैदा हुए, हम शहीदों के कुर्बे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, इसको आंधी कभी भी बुझा न सकी, इसको आंधी कभी बुझा न सकी। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे पुष्पेंद्र जी, श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी, श्री ज्ञान दीक्षित जी और श्री अभय जी। अभय जी से निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम जिनके विषय में, जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उनके विषय में भी ना जाने सब बातें तो अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं थोड़े बात हम जानते हैं, लेकिन कुछ और भी उनके विषय में जाने। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, केदारनाथ जी की लिखी हुई है कई लाइनें, और मानसिक वर्मा जी ने पढ़ते थे प्रेमी जी के विषय में। मैं वही लाइन पढ़ना चाहता हूँ, वही पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। प्रियांशु जी, मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसा जलते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और वक्त पड़ा तो गोली बनकर चलते देखा। मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। आदरणीय अभय जी निवेदन कृपया मंच पर अपना स्थान हमारे अभय जी। और हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन श्री अजय प्रेमी जी से पहले हमारे बीच प्रिय चिन्मय भारद्वाज बैठे हैं, उनसे निवेदन कृपया मंच पर आए चिन्मय जी। और हमारे अध्यक्ष महोदय को माला पहनाकर उनका स्वागत करें एक बार। श्री चिन्मय जी, डॉक्टर रविंद्र निर्वाल जी, जोरदार ताली बजाएं एक बार। श्री रविंद्र निर्वाल जी आए और हमारे श्री अभय गुप्ता जी का माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री श्याम सुंदर जी, हमारे श्री डॉक्टर सुधाकर आशावादी जी आएंगे कृपया। बहुत परिसर डॉक्टर सुधाकर आशावादी जल्दी आएंगे। और श्री पुष्पेंद्र कुमार जी को माला पहनाकर स्वागत करें। प्रिय श्याम सुंदर, जल्दी आइए, जल्दी से आओ। श्री पीके गर्ग जी, श्री सूर्यकांत द्विवेदी का माला पहनकर स्वागत। पीके गर्ग सर,
जोरदार तालियां बजाएं श्याम जी। श्री ज्ञान दीक्षित जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और अब हम उनके विषय में कुछ बात सुनना चाहेंगे जिनके नाम से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं अपने बड़े श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, जो हमारे पूर्व में हिंदुस्तान अखबार के संपादक रह चुके हैं, वर्तमान में पत्रकार हैं, बराबर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आएँ और पूज्य हमारे प्रेमी जी के विषय में अपने विचार प्रकट करें। श्री पुष्पेंद्र जी, आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भाई सुमनेश जी, अजय प्रेमी जी, मेरे गुरु जी बैठे हैं सामने, आदरणीय पवार साहब, जिन्होंने मुझे बहुत कोशिश करी कि मैं लॉ पढ़ जाऊं, पर मैं पढ़ नहीं पाया, गायब हो जाता था। और बड़े भाई अरुण मिश्र जी दिखाई दे रहे हैं, उनको नमस्कार। आज की अध्यक्षता कर रहे गुरु जी वासुदेव जी, अभयदास जी, जो यहाँ के उद्योग जगत की एक पहचान है। मेरे भाई सूर्यकांत द्विवेदी जी, जो भाषा पे और खुद भी कवि रहे हैं, पर वो आजकल ज़रा फीस ज़्यादा लेने लगे तो कभी पढ़ते नहीं हैं यहाँ पे, हमने उनसे कोशिश करी पढ़ें। मेरे भाई ज्ञान दीक्षित जी, इन्हें कौन नहीं जानता। और सुमनेश भाई के साथ साथ पीछे एक और चेहरा है गंभीर साहब का, भाई सुधाकर जी हैं, लोहानी साहब से परिचय हो रहा है। बहुत सभी को देख के आनंदित हूँ, पर क्या करूँ, जीवन में कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है और हमें याद रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि आज हम जहाँ हैं उसके पीछे किस किस का हाथ है, उनका क्या योगदान है, जो आज ये समाज है या साहित्य कह लें, उसे आज जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो वो बहुत आसान और इजी लगती है। लेकिन जिस समय की बात हम कर रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय प्रेमी जी की, उस समय की शायद आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं। उसको पूरा शब्दों में मैं बता पाऊँगा मुझे लगता नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर एक बात इतनी अच्छी है कि उनका जीवन परिचय जिसने लिखा वो भी आज हमारे बीच नहीं है। वो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे श्री शिव कुमार गोयल जी। और श्री शिव कुमार गोयल जी ने कुछ बातें हमें पत्रकारिता में बहुत सिखाई। एक तो उनकी एक नियमित अनुशासन था कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। आज तो हम नहीं उठ पाते। और 4 बजे उठ के वो कहते थे, पुष्पेंद्र अगर कुछ नहीं है तो अपने मित्रों को पत्र ही लिख दो। और उनका एक संग्रह था जो आज भी अमर उजाला में हम देखते हैं कि आज के झरोखे से छपता है रोजाना। तो यानी कि कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। तो प्रेमी जी उसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने ना केवल मेरठ को बल्कि साहित्य को भरपूर संपदा दी है। और शिव कुमार पिलखवा से थे शिव कुमार जी, और प्रेमी जी फरीदनगर, दोनों ऐसे सोच लीजिए जैसे लालकुटी और बेगमपुर, अब दोनों मिलते रहते थे। और मुझे लगता है कि कम ही समय वो लोग मिले होंगे, पर जो शिव कुमार जी ने लिखा और जो उनके मन में विचार थे वो पूरे तो मैं अक्षर से नहीं बता सकता, लेकिन उनका योगदान किस तरह से बताऊं कि उनका जीवन परिचय बताऊं, साहब ये जन्म हुआ था, उस दिन हुआ था, सब हुआ था, ये सारी बातें हैं। मेरे भाई सूर्यकांत द्विवेदी जी बैठे हैं, उनका भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। मैं तो हमेशा संपादक बना, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादा रहा और खबरों में और भाषा में तो मेरे भाई सूर्यकांत जी हैं, सामने लोहानी जी बैठे हैं, वो हंस रहे हैं। तो ये स्थिति होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, आप कल्पना करेंगे कि उस समय पे प्रेमी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और उन्होंने उस समय वो पत्र कैसे छापे होंगे अपनी प्रिंटिंग प्रेस में, फिर उन्हें कांग्रेस कार्यालय लेके जाते थे और सब में बांटते थे। तो वो जो चिंगारी थी वो ऐसे शोला बन जाती थी। वो फरीदनगर से उन्होंने 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद मेरठ में आ गए, चर्च मिशन स्कूल में रहे, जहाँ पर वो आर्य समाज से जुड़े और प्रतिदिन हवन का उनका नियम हो गया। अब हवन के बारे में अगर बहुत व्याख्या करने लगेंगे, उसका क्या मायने हैं, क्या वो हमारे जीवन को देता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हवन हमें एक अनुशासन देता है और रोज़ाना
एक संकल्प लेने को कहता है कि आज तू क्या नया करेगा। और प्रेमी जी वही करते थे अपने अथक परिश्रम से, अथक मेहनत से, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जो हमारे लिए साहित्य छोड़ा है, जो हमारे पत्रकारिता के मानदंड उन्होंने स्थापित किए, वो आज तक भी वैसे ही चले आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो क्रांतिकारी भी थे, वो कवि भी थे, वो राष्ट्रवादी भी थे, उनके मन में सेवा का भी भाव था, और उस सारी जो उनका व्यक्तित्व था वो एक अनूठा व्यक्तित्व था। और आज हम सब शायद उन्हीं को प्रणाम करने, उनको नमन करने, उनको याद करने, लेकिन सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता। अगर हम उनकी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस मौके पर आज हम इकट्ठा हुए हैं, जिसका 31 साल से वाणी फाउंडेशन और सारे लोग कर रहे हैं, ये भी एक कीर्तिमान है। और मैं वाणी फाउंडेशन के सभी लोगों को दिल से साधुवाद देता हूँ, और आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि वाणी फाउंडेशन के लिए एक बार तालियां बजा दें प्लीज़। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ऐसी मतलब विनम्रता की मूर्ति और साहस की मूर्ति को सिर्फ नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सभी से अनुरोध करूँगा कि वो आज के समारोह में जब जब उन्हें कुछ क्षण ऐसे लगे कि बहुत अच्छे प्रतिभावान कवि जो हमारे बीच बैठे हैं, जो वाणी फाउंडेशन ने एक परंपरा चालू की है, हालांकि ये तो वो है जो पर्दे के सामने आ रहे हैं, पर ऐसे सैकड़ों सोइयों कवि हैं और कवित्री हैं जिनको जब कुछ समझ में नहीं आता तो गुरुजी के दरबार में आ जाते हैं, और पवार जी उनको निखार देते हैं। जैसे जौहरी हीरे को सोने को निखार देता है, ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, जो भी कभी बनना चाहता है और थोड़ी कोशिश करता है उसको भाई सब सवार देते हैं। और मुझे लगता है प्रेमी जी ने भी अपने समय पर ऐसे ही काम किए होंगे। तो एक बार पुनः उनको नमन करते हुए और आपका सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उनको एक बार पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पुष्पेंद्र जी। प्रेमी जी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। पिछली बार बहुत लंबा व्याख्यान हमारे आचार्य वासुदेव जी ने दिया था, काफ़ी डिटेल में उनके विषय में बताया था विस्तृत रूप में। मैं बहुत विस्तृत रूप में तो नहीं जाना चाहता आज भी मैं भी, क्योंकि अभी समय की आगे हमारे कभी सम्मेलन हो। मेरा निवेदन अब मैं अपने सूर्यकांत जी से करूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अब से 50 वर्ष पहले हिंदी भवन बना। हिंदी भवन पैसे से ही बना होगा निश्चित रूप से, लेकिन कुछ लोगों का इतना ज़बरदस्त योगदान उसमें रहा, उसे बनाने में। घर घर घूमे, शहर शहर घूमे, तब वो इमारत एक बनी थी। आज वो स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन हिंदी भवन पिछले दिनों किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय परीक्षा में था या उत्तर प्रदेश की सरकार की परीक्षा में था, कि हिंदी भवन कहाँ पर स्थित है। उस समय मेरठ में ही हिंदी भवन बना हुआ था। तो वो इतना बड़ा नाम उस हिंदी भवन का हुआ, तो उससे अगर हम एक शब्द में कहें, एक आदमी के लिए कहें, तो उसकी नींव में प्रेमी जी लगे हुए थे। मैं ऐसे पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ, और प्रिय श्री सूर्यकांत जी से निवेदन करता हूँ आए और अपना बुद्धबोधन के विषय में, प्रेमी जी के विषय में दें। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें श्री सूर्यकांत जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और एक लंबी अवधि के बाद जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत क ख ग सिखाया, और शायद अगर पहली बार ना टोका होता तो मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ। ऐसे मेरे गुरुवर प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी के चरणों में मैं अपना श्री वंदन करता हूँ। प्रेमी जी के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि ना तो हमारे पास उस जैसी कलम है, ना बुद्धि है, ना भाषा है, ना साहित्य है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे जवानी के दिनों में बहुत लोगों को जो है वर्जिश करने का, योग करने का, एक्सरसाइज करने का शौक होता है, तो ये शौक मुझे भी था।
तो सर्दी के दिन थे, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मैं निक्कर में ठंड के दिनों में वो योगाभ्यास वगैरह सब कर आके इतने में देखा कि प्रेमपुरी में रहते थे हम लोग कि कॉलबेल बजी, उस समय कॉलबेल नहीं थी, सॉरी, कुंडी खटखटाई। तो साइकिल पर एक सज्जन सामने थे, मफलर बांधे हुए, जैकेट पहने हुए। अच्छा, हम उनको मौसा जी बोलते थे। तो हमने कहा मौसा जी, तो कहने, मेरे को उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, कहने लगे भाई मुझे तो अपने मफलर पे शर्म आ रही है, तुम जो है बिल्कुल नंगे बदन हो। लेकिन फिर उन्होंने एक कार्ड दिया कि हिंदी भवन में काव्य गोष्ठी है और बेटा आना है। मैं उस हिंदी सेवी को प्रणाम करता हूँ, उस प्रेमी परिवार को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ना कोई मौसम नहीं देखा, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी। हिंदी के प्रकांड पंडित विशंबर साहिब प्रेमी जी थे, लेकिन उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वो अजय प्रेमी जी हैं, धर्मवीर प्रेमी जी हैं, रमावती जी हैं, रत्न कुमार प्रेमी जी हैं। और हिंदी भवन कोई ऐसे नहीं खड़ा हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी यहाँ उपस्थित हुए। और शायद मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि वो ऐसा हिंदी साहित्य सम्मेलन था कि जिसमें दिनकर जी भी उपस्थित थे। वहाँ प्रस्ताव हुआ कि हिंदी भवन की स्थापना की जाए। हिंदी भवन की स्थापना हुई और बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे। 81 में एक गोष्ठी हुई और मैंने एक छोटी, उस समय तो ऐसे ही था, तो टूटी फूटी हिंदी में एक कविता कही। मुझे याद आता है एक शब्द मैंने गलत प्रयोग किया और इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस पूरा सदन ताली बजाए। और वो शब्द था हृदयंगम। और प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी ने उस पर टोका था मुझे कि बेटा इस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होता है, हृदयंगम का। तो ऐसे में प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं नमन करता हूँ और 81 की याद को मैं आज तक अपने साथ रखता हूँ। दूसरी बात कहता हूँ, ये प्रेमी परिवार के योगदान की बात हुई, लेकिन प्रेमी परिवार के योगदान को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला योगदान स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा योगदान धार्मिक क्रांति, जिसको आप आर्य समाज का आंदोलन कह सकते हैं, और तीसरा योगदान साहित्य। प्रचुर मात्रा में परम पूज्य विशंबर साहिब प्रेमी जी ने साहित्य लिखा, लेकिन जो 2 उनके मूल आधार थे वो स्वतंत्रता आंदोलन और आर्य समाज का आंदोलन। 1857 मेरठ की क्रांति की धरा है। 1857 में मेरठ की क्रांति हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्रांति केवल 3 शब्दों से निकलती है। पहली गोली, दूसरी बोली और तीसरी झोली। यानी ये बर्दाश्त करने वाली स्थिति में नहीं है। तो 1857 की क्रांति हो गई। माता दी पहले क्रांतिकारी निकले। बोली पर अगर आए तो यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा बिल्कुल अलग है। कितनी कोशिश कर लीजिए बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो साहित्य है उसको आप देखें तो दक्षिणी भाषा है। जो साहित्य के विभिन्न पड़ाव हैं उसमें एक दक्षिणी भाषा है।
और ये प्रभाव जो आए हैं, ये केवल हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आए, नहीं, ये उर्दू साहित्य में भी आए हैं। जैसे यहाँ खड़ा है, बैठ जा, उठ जा, तो ये ठेठ शब्द का जो इस्तेमाल होता रहा है यहाँ दक्षिणी भाषा का, इसने जो है खड़ी बोली को जन्म दिया। और खड़ी बोली को एक क्रांति के रूप में अगर प्रकट करने वाली शख्सियतें रही तो उसमें प्रेमी जी का भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, हाफिज़ मेरठी साहब का योगदान उर्दू साहित्य में हम नहीं भुला सकते। तो ये साहित्य की अलग अलग चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ मेरठ का एक समृद्ध है। और तीसरा शब्द मैंने बोला था झोली। ये झोली पहले से नहीं थी। अगर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध है आज की तारीख में कि उत्तर प्रदेश के राजस्व का 77% अगर पूर्ति कहीं से होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण से ये हमने साहित्य और समृद्धि की बातें कही। मैं इस अवसर पर एक बात कहूँगा, और ये मेरी पीड़ा भी है कि 1857 की क्रांति मेरठ में हुई, हम क्रांति को सहेज नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुख है। भाई बैठे हैं विष्णु शरण दुग्गलिश जी, जो काकोरी कांड के नायक थे। और एक शब्द में और कहता हूं कि 10 मई 1857, इसको पहले सरकारी पत्रावली में शहीद दिवस कहा जाता था, ये क्रांति नहीं कही जाती थी। आचार्य दीपांकर जी, अनूप सिंह त्यागी जी और हम सब लोगों ने मिलकर सरकारी पत्रावली से इसे शहीद शब्द हटाया और क्रांति दिवस के रूप में हमने सफलता पाई। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी थाती को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। विशंबर साहेब प्रेमी जी के लिए जो शिव कुमार गोयल जी ने लिखा है, शिव कुमार गोयल जी मेरे पत्रकारिता के गुरु हैं। मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है आपके लिए भी उपयोगी हैं। पहली चीज, कल कभी नहीं आती। आप कोशिश करके देख लीजिए, मैं ये चीज कल लिखूंगा, कल करूंगा, वो कल कभी नहीं आती। दूसरी बात, जो भी लिखना हो फर्स्ट सिटिंग में लिखिए, सेकंड सिटिंग की छोड़ दीजिए। आप देखिए जितने भी गीत कविताएं हैं, अगर पहला अंतरा लिख दिया और सोचेंगे कि इस अंतरे को मैं कल लिखूंगा, तो वो कल कभी नहीं आती, वो कविता कंप्लीट नहीं होती। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उससे कुछ अलग हटकर दिखाइए। ये 3 बातें मुझे लगती है कि उनकी, मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ, आज भी मैं उसका ध्यान करता हूँ। और जब जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो मैं कहता हूँ कि शिव कुमार गोयल जी ने मुझे खड़ा किया। धार्मिक साहित्य उन्होंने बहुत लिखा, और आज भी तो हम धार्मिक साहित्य ही गाते हैं ना, चाहे वो राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, धार्मिक साहित्य ही यही। तो धार्मिकता से वो कभी वो नहीं करते थे। एक छोटा सा एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि एक बार मैंने उनको एक कहा कि मैं इस विषय पर लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा विषय है, लिखो, तत्काल लिखो। मैंने कहा तत्काल तो न कॉपी न कैन, ये प्रभात कार्यालय की बात बता रहा हूँ। उन्होंने अपने बैग में से पैड निकाला और कहा कि लिखो। अच्छा, हमने लिख दिया। उस पर फिर उन्होंने संशोधन किया थोड़ा बहुत, और लिफाफा भी साथ में था। उस समय तो एनवेलप चलते थे ना, वो रखा, उसको लगाया और पोस्ट कर दिया। कहने लगे अब जाओ, हमारा काम हो गया। अब देखा तो 1 हफ्ते बाद वो आर्टिकल भैया हरिओम वो नवभारत टाइम्स में छपा हुआ है।
हमने कि भी ये लेख तो हमने लिखा, तो फिर उन्होंने हमें ये 3 बातें बताई थी कि कल पर मत डालो और सिटिंग में लिखो, जो विचार आते हैं उसे तत्काल लिखो। तो मैं ऐसी मनीषियों को नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी। मैं अभी बीच में हमारे और अतिथि आए हैं, मैं उनका भी मंच की ओर से स्वागत करता हूँ। आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम अपने आशीर्वाद लेंगे अपने आचार्य जी का, आज के अध्यक्ष जी का। उसके पश्चात आगे कार्यक्रम ये रहेगा कि हम आज की जो सम्माननीय कवियत्री हैं, हर वर्ष प्रेमी पुरस्कार एक कवि को, एक कवियत्री को दिया जाता है। इस बार पिछले वर्ष की भांति ही कविता तिवारी जी हमारे बीच लखनऊ से हैं, हम उन्हें बुलाएंगे। उससे पहले हम अपने अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेंगे और कन्या जूनियर हाई स्कूल फरीदनगर की प्रधानाचार्य, तो वो प्रसिद्ध नहीं है, तो प्रधानाचार्य प्रीति जी हैं, उन्हें बुलाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आचार्य वासुदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज के कार्यक्रम के विषय में और आज के विचार, अपने विचार प्रकट करें और सबको आशीर्वाद दें आज के लिए। आचार्य वासुदेव जी। परमादरणीय मंच, उपस्थित बंधु, मातृशक्ति, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रतिवर्ष प्रेमी जी के इस दिवस पर उपस्थित रहता हूँ। मेरा स्वयं भी अनेक वर्षों तक उनसे संबंध रहा है। मैं मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था, तभी उनसे मेरा परिचय आया। यद्यपि बहुत सारी बातें हमारे दोनों वक्ताओं ने और विशेष से सूर्यकांत देवी, जो प्रारंभ से ही साहित्य और भाषा में बड़ी गहरी रुचि और अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। प्रेमी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल रहा कि लोगों को आश्चर्य इसलिए होता था कि बीमारियों का संग्रह भी उनके जीवन में था। सारा शरीर अनेक बीमारियों का भी घर था। इसके उपरांत भी तीर्थ यात्रा, लेखन कार्य, देश का कार्य, मुझे उनकी अनेक बातें याद आती हैं। ऐसे एक बार प्रश्न चल रहा था, क्योंकि मैं उनके सामने भी आरएसएस का कार्य करता रहा और टंडन हिंदी भवन का जो निर्माण हुआ तभी बहुत आना जाना रहा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आप देश के लिए किसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्रांतिकारी को या जिन्होंने जेल काटी देश की आज़ादी के लिए उनको, या जो आगे देश को संभालेंगे किनको? तो उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जिसके पास 5 गुण हैं। मेरे गुण कौन कौन से हैं? वो बोले, पहला गुण तो यह है कि वह चरित्रवान होना चाहिए, और दूसरा ये कि वह देशभक्त होना चाहिए, और तीसरा ये कि वह प्रमाण यानी विश्वसनीय होना चाहिए, और चौथा वह संस्कारित होना चाहिए, और पांचवा ये कि सबके साथ मिलकर वह देश का निस्वार्थ कार्य करे। वह उनकी बात यह उस समय यह होती थी, आज भी लागू होती है। देश के कार्य के बारे में कैसा विचार करते थे, इन शब्दों से संकेत मिलता। वैसे तो उनकी जो 2 पत्रिकाएं हैं, तपोभूमि और मातृभूमि, वो संदेश देती हैं कि उनके मन में कौन से भाव विद्यमान थे
वह कौन से सिद्धांत लेकर जीते थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेसी रहते हुए भी हिंदी से इतना प्रेम किया, क्योंकि वह टंडन जी, लोकमान्य तिलक और मालवीय जी जैसे वो आदर्श मानकर उनके चरण चिन्हों पर चल रहे थे। और इसलिए जैसा हमारे सुब्रत जी ने कहा कि वास्तव में लोहा थे, लोहा हर रूप में लोहा थे, मतलब बीमारी की चिंता करते ही नहीं थे। मुझे उन घटनाओं को 3 बात का उल्लेख करता हूँ कि जिसमें मैंने उनका आवेश, उनका आक्रोश और उनका भावात्वेग देखा। टंडन हिंदी भवन का निर्माण चल रहा था। टंडन हिंदी भवन के परिसर में कब्र भी है वहाँ पर, मुझे पता नहीं आज है कि नहीं, बहुत समय थी। उसके पीछे एक दीवार है, उस समय दीवार थी। वहाँ पर जो सारे कारीगर रहते हैं, उनके बड़े लोहे के बड़े बड़े गार्ड उस दीवार से लगे रहते थे। बरसात में उस कब्र के पीछे की दीवार का कुछ हिस्सा उन बड़े बड़े लोहे के गार्ड जो खड़े थे उनके कारण से कुछ टुकड़े दीवार के आदत गिर गए। उसका वहाँ के रहने वाले इतनी मुस्लिम बस्तियाँ सारी, उनको पता लगा, इकट्ठे हुए, बड़ा हाय हुल्ला मचा। हमने भी सुना, बहुत सारे लोग पहुँचे, हम विद्यार्थी भी पहुँचे। उस घटना से जब वो आक्रोशित थे और जब प्रिंटिंग प्रेस में आकर बैठे, प्रिंटिंग प्रेस में, उस समय सुपर बाजार कहलाता था वो, तो वहाँ पर जब वार्ता हुई तो तब जो उनका आक्रोश था, बड़े क्रूर मुझसे बोले। उस समय आरएसएस की दृष्टि से मेरठ के संचालक लाला रामेश्वर दयाल जी थे, जो पत्थरवालों में रहते थे। वो संचालक थे और मैं छोटा कार्य करता था। उनके पास बैठा था मैं, तो बोले भाई, मेरा नाम लेकर के, जरा रामेश्वर दयाल से कहना जा करके कल से यहाँ पर आरएसएस की शाखा लगेगी। मैं बड़े आश्चर्य में था। मैंने ठीक है, मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। मैंने कहा लाला जी जा करके, तो लाली पर दो हंसे और बोले, अच्छा एक गांधी जी की आत्मा में ये परशुराम कहाँ से आए? मैंने कहा ये ऐसी घटना घटी है, बड़े क्रोध में थे। बोले मैं कल उनसे मिलूंगा, पर तुम मुझे कह देना कि मुझे पता है कि विश्वनाथ साहब प्रेमी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के प्रेमी नहीं, उसके लिए कार्य करने वाले हैं। पर मुझे ये भी कह देना कि हम लोग जिस कार्य को करते हैं उसमें हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान हम भी मानते हैं। हम दोनों के केवल विचारों में तय और थे का अंतर है। वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं, हम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं। मैंने उनसे बातें कह दी आकर के। बोले कल आएगा यहाँ पर, मैं बताऊंगा कि मेरे लिए तय और थे में कोई अंतर नहीं है। मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही है। ये समय के प्रेमी जी के शब्द हैं जब वे बड़े कांग्रेस के माननीय कार्यकर्ता थे। 48 में जो हिंदी सम्मेलन हुआ मेरठ में, वास्तव में तो वह उन्हीं की देन है। उतना विशाल कार्यक्रम, उतना भव्य कार्यक्रम शायद उसके बाद नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे सामने 73 में भी DN कॉलेज में एक हिंदी सम्मेलन, प्रयाग हिंदी सम्मेलन हुआ था। वह भी उतना शायद बहुत से आधा रहा हो। तो उनके समय प्रयास से जो वो यहाँ पर सम्मेलन हुआ, वह वास्तव में आज से उस समय की यादगार करना होगा। और एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता था, उनकी एक पुस्तक है हिंदुत्व की रक्षा का महान प्रश्न। अब ये हिंदुत्व की रक्षा का महान प्रश्न उनके हृदय में हिलोरे ले रहा है। अन्य उस समय भी ये मानते थे, उनकी जो पुस्तक में बहुत बड़ा विषय लंबा है, कि वास्तव में धर्म निरपेक्षता भी हिंदुत्व के कारण से जीवित है इस देश के अंदर। अगर हिंदू और हिंदुत्व नहीं रहेगा तो धर्म निरपेक्षता समाप्त हो जाएगी। यानी विचार उनके उस समय भी थे और जो आज भी हमको लगता है कि बड़े सटीक विचार हैं। ऐसा उनका जीवन तपा हुआ रहा कि वह हिंदी के, साहित्य के और देश के देशभक्ति के कार्यों के लिए और इधर तीर्थ यात्रा के लिए भी। हमारे पवार जी ने तो
हरिओम जी ने उनको तीर्थ माना है, तीर्थ हैं, तो जिनका तीर्थ जैसा पवित्र जीवन हुआ ऐसे प्रेमी जी को हम प्रतिवर्ष स्मरण करते हैं। और वास्तव में मैं तो आभार प्रकट करूँगा प्रेमी परिवार का कि वे इतनी पवित्र भावना से प्रत्येक वर्ष उनके लिए समर्पित होते हैं। आज देश में बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो अपने माता पिता और पुरखाओं को याद करते हैं, अन्यथा तो आज तो पुरखे उनके वृद्धाश्रम में जाकर रहते हैं। आज की ये स्थिति है और ये परिवार उनको आज भी पूज्य मान करके उनकी पूजा कर रहा है, उनकी स्मृति करता है। उनका वाणी कौशल कैसा था, एक प्रसंग और एक विशेष बात करता हूँ। यानी उनकी वाणी कुशलता क्या थी। उस समय एक सुभाष जैन नाम के सज्जन थे, वो भी एक प्रेस चलाते थे, उनका भी आना जाना था। सरधने से उनके संबंधी जो जैन थे, उनके संबंधी उस सुभाष जैन के पास आए और उनसे कहा कि भाई हमारा एक मामला केस है कोर्ट में और वो सत्य है, लेकिन हम अपराधी बने हुए हैं, जो वो अपराध हम पर नहीं लागू होना चाहिए। सुंदरलाल जैन के कोर्ट में जरा आप सिफारिश कर दीजिए, ऐसा उनके परिवार ने आकर कहा कि उस सुभाष जी के फूफा जी लगते थे। तो उनसे कहा गया कि भाई सुंदरलाल जैन तो सिफारिश करने पहुंचे तो उल्टे वो सजा बढ़ा लेंगे, वो किसी सिफारिश नहीं मानते। सुभाष जैन ने आकर के प्रेमी से बात कही कि कल शाम से मेरे भी परिवार वाले आकर घर पर पड़े हैं, वो कह रहे हैं सुंदरलाल जैन से ही बात कह दो कि वो केस सच्चा नहीं, हम पे झूठा आरोप लगाया गया है, हम बच जाए। प्रेमी ने कहा कि भाई सुंदरलाल जैन से बात नहीं की जा सकती, वो उसको उल्टा से ले लेंगे कि हम झूठी सिफारिश कर रहे हैं उनके। फिर उन्होंने विचार किया क्या हो सकता है, तो सुबह टहलने के लिए निकल गए। घर पास में ही था सुंदरलाल जैन का, पहुंच गए वहाँ पर, नमस्ते हो गई, चलती बार चाय पी के चलने लगे। बोले भाई 2-3 दिन से एक जैन परिवार मुझे परेशान कर रहा है, पूरा कहना है कि इस केस में सिफारिश कर दीजिए। और मैंने कह दिया साफ उनसे कि सिफारिश के मायने तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी, ऐसा कहकर वहाँ से चल दिए। परिणाम क्या हुआ उसका कि सुंदरलाल जैन ने विचार किया, केस तो देखा और उनको बरी कर दिया गया। तो ऐसा उनका यानी भाषा कौशल, शब्द कौशल कैसा था, कैसे वो काम करा रहे थे व्यक्ति से, ऐसे अनेक गुणों का उनका वर्णन करना यहाँ पर कठिन है। मैं ऐसे महापुरुष को जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं अपना नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। देखिए 3 लोगों ने अभी प्रेमी जी के विषय में बोला, बातें बहुत सारी हैं और भी बातें हो सकती हैं और भी उनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन हमारे समय की सीमाएं हैं। मैं दूसरे कार्यक्रम की ओर चलता हूं। इसमें मैंने जैसा बताया कि हमें कविता तिवारी जी का सम्मान करना, प्रेमी सम्मान आज में दिया जाएगा। उससे पहले हमें अपने अतिथि जो हमारे मंच पर उनका भी सम्मान करना है। और सबसे पहले फरीदनगर के सीताराम कन्या जूनियर हाई स्कूल के बच्चों का पारितोषिक दिया जाना है। पूरे वर्ष के उनके कार्यकलाप होते हैं, तो वहाँ से बच्चों का आना तो इस समय संभव नहीं है। ये पुरस्कार उन्हें 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ कार्यक्रम में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्रतीक रूप में उनके प्रधानाचार्य जी प्रीति यादव जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आएँ, और प्रेमी जी से निवेदन करता हूँ कृपया वो अजय जी सम्मान उनके लिए प्रीति यादव जी लेकर जाएंगे, और यहाँ की ओर से 15 अगस्त को उन बच्चों को दिया जाएगा। आदरणीय वासुदेव जी से निवेदन है, अध्यक्ष जी से कृपया खड़े जाएं। श्री विज्ञान दीक्षित जी, सूर्यकांत नदी जी, पुष्पेंद्र जी, सभी को एक बार। फरीदनगर की कन्या जूनियर हाई स्कूल, सीताराम कन्या जूनियर हाई स्कूल की बच्चों के लिए पुरस्कार प्रेमी परिवार से रतन कुमार प्रेमी मेधावी छात्राओं के लिए पुरस्कार है। बहुत बहुत बधाई आपको बच्चों को। और अब अगले कार्यक्रम के लिए जैसा आप सब जानते हैं प्रेमी सम्मान दिया जाना है, उसके बाद हमारे अतिथियों का सम्मान, उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना से पुनः ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में प्रारंभ होगा।
मैं आप सबकी ओर से डॉक्टर हरिओम बोहरा से निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे इनका स्पीकर अभी तो उनका यहाँ तो शुरू करना है, कविता जी से शुरू करना। कविता तिवारी जी आज की हमारी इस शाम की महनीय कवित्री हमारे देश की, जिन्हें आपने सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। आज मैं श्री राम अवतार अग्रवाल जी को यहाँ बिठा के गया था, वो कहाँ गायब हुए? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आ जाए। आप हमारे निवेदन पर आप यहाँ तक आ गए तो मैं जानता हूँ आपके लिए असहज होगा। मैंने आपका परिचय जनता को दिया नहीं कि आप कौन हैं, और शायद यहाँ के लोग भी नहीं जानते आपके बारे में। ये श्री राम अवतार अग्रवाल हैं और उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने नई संसद और प्रधानमंत्री भवन बनाए हैं। और मैंने इसलिए उनको बहुत अनुरोध नहीं किया कि हमारे यहाँ आ जाएं। मैंने इसलिए इनको यहाँ आज बुलाया है। मैं अपनी जनता से बताना चाहता हूँ, अब से कुछ साल पहले मैं दनकौर में एक कवि सम्मेलन पढ़ने गया था। वहाँ मैंने भूख कविता सुनाई थी। तब तक ये मुझे नहीं जानते थे और मैं इनको भी नहीं जानता था। दनकौर के रहने वाले हैं। कविता के सुनने के बाद इन्होंने घोषणा की कि मैं 5 लाख रुपए इस कवि के ट्रस्ट को दान करता हूँ। 5 लाख रुपए। और उसके बाद आज तक हर साल बिन मांगे 2 लाख रुपए मेरे ट्रस्ट को आ जाते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता था, अपने शहर की जनता में, अपने घर में दिल से उनको बधाई देना चाहता था। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और हमारे दूसरे आशीष दाता हैं श्री अभय कुमार, जो हमारे ही बीच के हैं, हमारे ही शहर के हैं, हमारे ही परिवार के हैं। अजय प्रेमी का परिवार उनका अपना परिवार है। उनके यहाँ से भी 2 लाख रुपया हर साल हमारे वाणी फाउंडेशन को मिलता है। और मैंने दो साल पहले कल्पना की थी कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए तो मैं कुछ और गरीब बच्चों की अधिक मदद कर सकता हूँ। मैंने अजय प्रेमी से पूछा था कल कि हमारे पास कितना पैसा है। अजय प्रेमी ने बताया कि आज हमारे पास 1 करोड़ 11 लाख रुपया रिजर्व है और हम गरीब बच्चों की और अधिक मदद कर सकते हैं। ये हमारे 2 बड़े दानदाता, मैं जानता हूं उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बुरा भी मानेंगे, बाद में हो सकता है मुझे पैसा देना बंद भी कर दें, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने घर में उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता था। मैं चाहता हूं दिल से श्री अभय कुमार जी, दयाल फर्टिलाइजर वाले, और श्री राम अवतार अग्रवाल जी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, उनका एक बार इतनी जोरदार तालियों से स्वागत कर दें कि तालियां वो कभी भूलें नहीं जीवन में। थोड़ा और जोरदार हो सकती है तालियां। और हमने जिस बिटिया का सम्मान करने का निर्णय किया है, प्रेमी परिवार का एक सम्मान होता है। हमारे कवि सम्मेलन में हर वर्ष एक कवि का सम्मान अजय प्रेमी परिवार की ओर से किया जाता है। इस वर्ष हमने बिटिया कविता तिवारी का नाम चुना। और जैसी मेरी जानकारी है, ये मैं अपनी गलती मानता हूं और दुर्भाग्य है मेरा कि शायद वो मेरठ में पहली बार कविता पाठ करने आई है। लेकिन इस समय देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित, मर्यादित, शालीन और शिष्टता की भाषा की एक ऐसी प्रतीक जिस पर पूरा हिंदी कवि सम्मेलन समाज गर्व कर सकता है, वो बिटिया कविता तिवारी आज हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ वो सम्मान के लिए मंच पर आ जाएं। अजय प्रेमी, उनका शॉल, लिफाफा तो उनको दे दिया गया है। आप बिटिया को पहली बार मेरठ में सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा, आपको मुझ पर गुस्सा आएगा। आपको मुझ पर गुस्सा आएगा कि ये बिटिया इससे पहले मेरठ में कविता पाठ के लिए क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बुलाई गई। उसकी वजह यह है कि पैसे इतने लेती है, सर्वाधिक महंगी कवित्री है हिंदुस्तान की, और गर्व गौरव से देश उसको सुनना चाहता है, विदेश उसको सुनना चाहता है। आदरणीय दीप्ति जी, धीरे से धीरे से आइए।
श्री राम अवतार जी और अभय जी से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शॉल के हाथ लगा लें, क्योंकि आगे भी पैसा तो आप ही के यहाँ से आना है। देखो देखो, एक तो आप बात समझ लो, मैंने अपने 2 आशीष दाताओं का इसलिए अभिनंदन किया है, मैं जाट जरूर हूं, मूर्ख नहीं हूं। वो सचमुच में इतना कभी कभी भाव विभोर होता हूं। हमने कभी आज तक, मैंने कभी भी जब से ट्रस्ट बना है, दुनिया में किसी से भी एक भी पैसा हाथ फैला के अभी मांगा नहीं है। मैं सोचता हूँ कई बार मैं मांगना शुरू करूँ तो फिर बहुत इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अभी बड़ी योजना नहीं है जिसके लिए हम झोली फैला के मांगना शुरू करें। हमारे पास जो आ जाता है हम गरीब बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जो बच जाता है उसको FD करा देते हैं। हम उस ट्रस्ट के माध्यम से इस शहर के गरीब बच्चे और साहित्यिक वातावरण को बनाए रखने का वचन देते हैं और इस ट्रस्ट को जिंदा रखने के लिए अपनी समस्त सेवाएं देने का आपको संकल्प दोहराते हैं। ये हमारी बिटिया का सम्मान हुआ, आप सुनेंगे थोड़ी देर में। हम 2 सम्मान आज और करेंगे। एक सम्मान हमारे श्रद्धेय वासुदेव जी का, जो हमेशा हमारे ऊपर आशीष की छाया बनकर खड़े रहते हैं। हम जब भी उनका आशीष मांगते हैं, उनकी छत्र छाया हमको मिलती है। उनकी आशीषों की छांव में हम हमेशा अपने को गौरव गर्व महसूस करते हैं। हमने इस बार सोचा है कि हम कम से कम वो एक छोटा सा सम्मान प्रतीक और एक अजय प्रेमी जी, एक ट्रस्ट की ओर से एक लिफाफा भी उनको प्रदान करेंगे। श्री राम अवतार जी और श्री अभय जी दोनों हमारे बहुत बहुत वरिष्ठ, तालियां बजाकर सम्मान कीजिए। वासुदेव जी इस पूरे शहर के लिए एक निधि हैं। वो 93 इयर्स के हैं, 93 साल के हो चुके हैं वो। उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य 95 में, अपनी गलती मानता हूं तो फिर 95 वाली तालियां होनी चाहिए सर। अरुण वशिष्ठ जी ने भी हमारी 5 साल बाद हम उनका 101वां जन्मदिन मनाएंगे, अगर मैं 5 साल रहा तो। उनकी तो रहने की गारंटी है। हमारी पीढ़ी का स्वास्थ्य इस लायक नहीं है जिस लायक वो हैं। बहुत बहुत। और एक सम्मान हमने और किया है, हमारे विश्व विख्यात फोटोग्राफर हमारे शहर में रहते हैं। हमारा शहर उनको नहीं जानता, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक मिल चुका है। फिल्म कलाकार, बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइन जिनके बनाए चित्रों के लिए तरसती हैं, उनसे चित्र बनवाती हैं, लेकिन वो अपने शहर में एक अनजान से व्यक्ति छोटी सी स्कूटी पे घूमते रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये शहर उनको जाने, ये जाने कि आपके शहर में रहने वाला वो फोटोग्राफर विश्व का विख्यात फोटोग्राफर है भाई ज्ञान दीक्षित के सम्मान में मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियां उठनी चाहिए। और उनका सम्मान श्री राम अवतार जी और अभय जी करेंगे। भाई ज्ञान दीक्षित जी, अभी मैंने उनका कंगना रानौत का कैलेंडर देखा जो उन्होंने 2004 में बनाया था, जब वो फिल्मों में आ रही थी नाटक से। उसी से पता चलता है कि वो कितनी बड़ी हीरोइन आज हो गई हैं। उसमें ज्ञान दीक्षित जी का भी कोई रोल है, ये मानकर हम गर्व करते हैं। श्री अजय गुप्ता भैया जी, श्री अजय गुप्ता जी को मैं देख रहा हूँ, आप आगे आ जाइए, प्लीज आगे आ जाइए। श्री अनिल बंसल जी, जनसत्ता के ब्यूरो चीफ हमारे, प्लीज आप भी आगे आ जाइए। डॉक्टर पंकज रतन जी भी मैंने देखे थे जब मैं बाहर की ओर जा रहा था, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जिन सबका नाम नहीं लिया, चरण सिंह स्वामी जी, आप फोटो ले लीजिए। और हमने बहुत विनम्र अनुरोध करके, हाथ जोड़ के, विनम्र प्रार्थना करके श्री राम अवतार जी को, शशि जी ने है ना, राम अवतार जी के साथी हैं शशि अग्रवाल जी, वो आ नहीं पाए।
हम चाहते थे उनका भी आशीष लें। मैं अभय जी और रावतार जी को भी आज अपनी ओर से विनम्र, ये तो हमें हक नहीं है हम ये कहें हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। हम उनको क्या सम्मानित करेंगे जिनके कारण हमारा ट्रस्ट फल फूल रहा है। जो हमारे ट्रस्ट के प्राण हैं उनको हम सम्मानित करने का अधिकार तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी कृतज्ञता के नाते हम उनको आज शॉल ओढ़ाना चाहते हैं, उनको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। पहले श्री अभय कुमार जी को उनका स्मृति चिन्ह और एक शॉल अजय आप ट्रस्ट की ओर से आप ही उड़ाएं। अजय प्रेमी ट्रस्ट की ओर से, अजय प्रेमी ट्रस्ट के सचिव हैं। नहीं, आप इस समय घर के लोग नहीं हैं, इस समय हमारे ट्रस्ट के प्राण के रूप में ये मेरा फैसला था। अजय भी नहीं चाहता था, अजय ने कहा था मानेंगे नहीं वो। मैंने कहा मैं जिद्दी हूँ और जाट भी हूँ, मैं किसी भी तरह से उन्हें मना लूंगा। हम अपने मन की खुशी के लिए, खुद अपने भीतर खुशी जीने के लिए करना चाहते हैं कि हमारे ट्रस्ट की जो प्राण वायु हैं, हम उनको अपने मंच पर केवल शॉल देकर अपनी कृतज्ञता, अपना सद्भाव, अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे हैं श्री अभय कुमार जी और श्री रावतार जी। अजय प्रेमी श्री, वो तो इतने सीधे हैं, इतने सीधे, इतना सीधा व्यक्ति इतना बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हो सकता है। स्वदेशी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इनके एक फंक्शन में दिल्ली चला गया, खाना था, मैं 1 घंटे तो ये ढूंढता था कि उसमें वेजिटेरियन कहाँ है। इतने बड़े बड़े हॉल में इतनी बड़ी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी किसी पार्टी में देखी नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि जो इतने बड़े हैं उनसे तो शायद अभी हमें कम ही मिल रहा है। अब तो आपके समझ में आना है कि मैं केवल जाट नहीं हूं। अजय प्रेमी के साथ रह के थोड़ा सा बढ़िया हो गया। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको हम केवल ये हमने अपने दिल की खुशी, अपने मन के भाव, अपना ये सद्भाव बिन मांगे जिनसे इतना हमें मिलता है कि हम गरीब बच्चों की बार बार जितनी चाहते हैं मदद कर लेते हैं। शायद हमने अपने घर से किसी गरीब बच्चे को मदद के लिए कोई आया हो और हमने लौटाया हो, ऐसा हमें याद नहीं आता। कभी याद हमें ऐसा याद नहीं आता। आप एक बार और मंच के इन सब सम्मानित लोगों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। कार्यक्रम प्रारंभ होने में जो देरी हो गई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन क्षमा भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत की परंपरा है कि कार्यक्रम समय पर शुरू नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम देर से शुरू होने की भारतीय परंपरा को हमने जीवित रखा है, आज भी जीवित रखा। एक बड़ा पुराना चुटकुला जैसा बन गया है। अब तो वो आप सबको याद होगा, वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ था तो जानते हो उसमें भारतीय कोई मरा ही नहीं। और आपको ये मालूम नहीं है क्यों नहीं मरे? टाइम पर 10 बजे कोई ऑफिस में गया ही नहीं। तो तभी से हमें पता चला कि हमने अपने कार्यक्रम देर से करने की जो परंपरा है उसको जिंदा रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में हम आज भी सफल हुए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं। हमारे अतिथि सामने आ जाएं, अतिथि सब सामने आ जाएं अध्यक्ष जी को छोड़कर। और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। 2004 की बात है जब मैंने रवि जैन साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया था और सम्मानित किया था, तो उन्होंने अपनी गज़ल पढ़ी थी और उसका शेर मुझे आज याद आ रहा है, तो मैं भाई साहब की नज़र करना चाहता हूँ। मुझे इनाम तो बहुत मिले आपकी दुआओं से। नवाजिशों के लिए शुक्रिया बहुत कम है, नवाजिशों के लिए शुक्रिया बहुत कम है, बड़ी है बात कि अहले सुखन ने याद किया। बहुत धन्यवाद। ज्ञान भाई हमारे एक बड़े शायर भी हैं, हम उनको चाहे तो बहुत देर तक सुनते भी रह सकते हैं, लेकिन आज जिन कवियों ने हमसे पैसा ले लिया और पहले ले लिया, हम उनको नहीं सुने तो ये कोई बहुत ईमानदार हमारी कोशिश नहीं होगी जनता के साथ। हमारे अतिथि सब सामने आ जाएं और कवि मंच पर, कवियों से जो जगह खाली हो उस पर हमारे वो भी संरक्षक हैं,
और हमारे आशीष दाता हैं। मैंने उनकी जेब से पैसा ट्रस्ट के लिए तो कभी नहीं निकाला, लेकिन इस शहर में साहित्यिक समारोह जिंदा रखने के लिए मुझे जब जिस कवि सम्मेलन में जितने पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने अजय गुप्ता की जेब से निकाला, और कई बार तो उनसे बिना पूछे निकाला कि मैंने कितना निकाला, बताया भी नहीं उनको, और हमने उनकी जेब से निकाल लिया। और उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने कभी भी हमको निराश नहीं किया जब जो हमने उनसे मांगा। हम उनके बल पर ही शहर में नेताजी की जयंती, सरदार पटेल की जयंती, भगत सिंह का जन्मदिन, ये सब सांस्कृतिक समारोह करने में सफल होते हैं और शहर की जनता को एक अच्छे समारोह मिलते हैं। हम कवि सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं जिसको लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे चलाएंगे। केवल 5 कवि आपको सुनने हैं, एक कवि अभी रास्ते में है। आज हवाई जहाजों के उड़ने में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर खराब हुआ तो उससे हवाई जहाज कुछ उड़ नहीं सके, उसमें हमारा एक कवि भी आज फंसा हुआ है, लेकिन उसका हवाई जहाज उतर गया है और वो बहुत जल्द हमारे बीच आ जाएगा। हमारे कवि हैं रामायणधर द्विवेदी, बस्ती से पधारे हैं देश का युवा गीतकार। तालियां बजाइए जोरदार। बिटिया कविता तिवारी हिंदुस्तान की इस समय की सर्वश्रेष्ठ कवित्री और ऐसे स्टार पोएटेस जो बहुत 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 शिष्ट शालीन मर्यादित ओज पढ़कर, शिष्ट मर्यादित कविता पढ़कर अपने को पूरे देश और दुनिया में हिंदी जानने वालों में स्थापित किया है। उनके सम्मान में पुनः एक बार आज हमने सम्मानित भी किया है। जोरदार तालियां बजाएं। एक मेरे पीछे बैठे हैं आशीष अनल। अगर मुझसे कोई पूछे कि कल तुमसे बड़ा कवि इस देश में कौन होगा, तो मैं कल की बात नहीं करता, मैं दिल से कहता हूं कि आज भी मुझसे बड़ा कवि ओज में कोई है तो वो आशीष अनल है। वो लखीमपुर खीरी से आते हैं। आप जोरदार तालियां बजाइए। ये वही लखीमपुर खीरी है जो बहुत चर्चित रहता है, हर तरह के लिए चर्चित रहता है। कभी टैनी साहब के लिए चर्चित रहता है, कभी किसानों के लिए चर्चित रहता है, कभी बारिश के लिए चर्चित रहता है, लेकिन असली चर्चित तो ये आशीष अनल के लिए ही लखीमपुर चर्चित रहता है। एक इधर बैठे कोने में, ये वो हैं जिन्होंने अयोध्या में बीजेपी हरवा दी। अब मैं इनसे ये तो नहीं पूछूंगा तुमने क्यों हरवा दी। वहां के सांसद एक भले भाले आदमी थे। पिछले 10 साल से अटल जी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कर रहे थे, हमको पैसे देते थे। 25 दिसंबर को हर साल हमको पैसे देते थे। लेकिन फिर मैं उनसे पूछ रहा था इस बार तो हार गए, अब क्या होगा? बोले पता नहीं क्या होगा। मन का देश का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन कवियों का तो नुकसान हो गया कि एक कवि सम्मेलन मारा गया अयोध्या के सांसद के हारने के बाद। मैं बिटिया कविता को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं और इसके बाद हम 2.5 घंटा केवल और केवल कविता सुनेंगे। मैं आपको वचन देता हूं ये 2.5 घंटा आप हमको मन से सुन लीजिए। ये 2.5 घंटा आपका जीवन भर आपके दिल के आसपास गूंजते हुए गुंजन की आवाज की तरह आपको याद रहेगा। इस विश्वास पर 2.5 घंटा मुझे दे दीजिए। डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाए गितो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। आप जोरदार तालियों से बिटिया कविता तिवारी को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित कीजिए। कविता तिवारी। हमारा मंच इतना खाली नहीं होना चाहिए। अजय भैया तो आप ऊपर आ जाए। नहीं आएंगे ऊपर। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदे को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम करती हूँ। पवित्र स्मृतियों को नमन करती हूँ। आपकी पारिवारिक उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आदरणीय अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच को प्रणाम। माँ की वंदना का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। सीधे सीधे पहली 4 पंक्तियाँ माँ भगवती शारदा का आवाहन कर रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ। मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएंगे। पंक्तियाँ समर्पित करते हैं। सारी धरा तुम्हारी
मेरी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। माँ की मानसिक उपस्थिति आपके मन में यदि हो गई हो तो मैं कुछ छंद उनकी वंदना के समर्पित कर रही हूँ। प्रत्येक छंद में मैंने माँ से कुछ मांगा है। यदि आप भी यही चाहते हो तो इस वंदना से ही जुड़ जाइएगा। मैं प्रयास करती हूँ। श्वेत कमलासिनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता संवार दे। शोक में रहे नाज कविता संवार दे। झनकार तार दे सितार को संभार अम्ब यति लय गति कर दे अमर शार दे। तान सेन बैजू बावरा उतार दे धरा पे शब्द राश स्वर कर दे प्रखर शार दे। तेरे दरबार लेके सपने हजार आई यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। कविता कला का यश गान नित्य होता रहे कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कि कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ। उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार। किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार। खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। बहुत अच्छा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला। अगली लाइन के माने योगी जी। और ये कब सम्मेलन प्रारंभ हुआ। जो लोग समय से आ रहे हैं हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कविता तिवारी जी अंतिम कवित्री थी। ये देश सुधर ही नहीं सकता। 400 पार कह दिया तो उसका उल्टा ही असर हो गया। क्या कर लोगे आप किसी का। मैं आपको जिस कवि को सुनवाने जा रहा हूं वो बाराबंकी से आए। आशीष सनम का फोन आ रहा है। सुदीप भोला आ गया है। अभी उसका नंबर नहीं आया। चाहे तो वो कपड़े बदल सकता है अगर अच्छे नहीं पहन रखे हो तो। मैं भाई प्रियांशु गजेंद्र को आपको सौंप रहा हूं। मैं उस कवि की बहुत तारीफ नहीं कर रहा। अभी 6-7 साल पहले वो मंच पर आए और जब सबसे पहली बार मैंने उनको सुना था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था, अभी कम से उम्र इसकी अभी 6-7 फीट का है। हमारी उम्र में सबको कुतुब मीनार दिखेगा। और वो आज दिखता है, कुतुब मीनार ही दिखता है। आप 2 मिनट उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर वो आपके कान के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। भाई प्रियांशु गजेंद्र, जो लोग खड़े भी हैं, देखिए ये कवि सम्मेलन हमारे इस शहर के अन्य कवि सम्मेलनों जैसा नहीं है। हम इस कवि सम्मेलन में कवियों को ये कह के बुला लें कि आपके पास जीवन का जो श्रेष्ठ लेखन है वो आप सुनाइए। हमारे श्रोता इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके श्रेष्ठतम लेखन को भी मान सम्मान से सुनेंगे। मैं कवियों से निवेदन करता हूँ वो अपना बहुत अच्छा सुनाएं और आपसे अधिकार से कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा सुने। जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाएं। तालियों के बिना कवि बहुत भूखा है। किसी कवि की कविता पर ताली नहीं बजे। जैसे जैन समाज में परंपरा है कि ताली नहीं बजाते। वो मैंने कहा साहब क्यों नहीं बजाते? बोले कोई मच्छर मर सकता है।
मैंने कहा ताली नहीं बजाई और कवि मर गया तो कौन सी बड़ी हिंसा है। मच्छर को बचाने के लिए अब कवि का जीवन खतरे में डालने को तैयार हो। तो उन्होंने अपने नियम बदल लिए, वो तालियां बजाने लगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए प्रयास में बदलने को। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आदरणीय विश्वंभर सहाय जी का हम जन्मदिन भी मना रहे हैं। मंगल पांडे का जन्मदिन भी आज ही है और मेरठ में हूँ। मेरठ खड़ी बोली, मेरठी जो थी वो खड़ी बोली में परिवर्तित हुई, तो हमारी जो आज की भाषा है वो भी मेरठ से है और मेरठ बहुत ही अच्छी और साहित्यिक जगह है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पवार जी भाड़ी फाउंडेशन के माध्यम से अक्सर बुलाया करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनका स्नेह है हम अनुजों पर, वो हमारी प्रशंसा भी कर दिया करते हैं जिसके लायक हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये उनका उदार हृदय है जो हमें सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। मैं एक बार प्रणाम निवेदित करता हूँ उनको। उन्होंने कहा कि हमने अपने सांसद को हरा दिया। हमारे हराने जिताने से होता तो हम हराते जिताते को हम खुद ही सांसद हो गए होते। रही बात हमारे सांसद जी राम के भरोसे थे, तो राम ने उनको भरोसा, जैसा राम जी जैसा चाहे वैसा किए, हम उसमें क्या कर सकते हैं। पर उनकी पत्नी मिल गई हमको, तो हमने पहले पूछा कि आप कैसा महसूस कर रही हो। तो उन्होंने हमसे कहा, तो हम 4 पंक्ति आपको सुनाते, दादा सुनिएगा। कि सारे लाइसेंस परमिट ठेके गए, सारे लाइसेंस परमिट ठेके गए, देखते देखते ऐसे देखे गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत खुद ही फेंके गए। तालियां देखो आपकी थोड़ी सी कम आ रही हैं। आप ताली बजाने वाले हो नहीं, दुख भी तो है उनके हारने का, उनके हारने का दुख भी तो है। ताली कैसे बजाए ज्यादा? नहीं, दुख सुख तो आता जाता है। राम के भरोसे हो तो फिर चिंता करने की कोई, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके तो है। जब राम के भरोसे हैं तो सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। तो हमने पूछा कि ऐसी स्थितियां आई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है। एक कारण और जो था, जो हम अपनी तरफ से लगा मुझे, उसमें ये था कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। दादा ने हमसे कहा कि अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएं, सबसे कहा कि अपनी वो सबसे अच्छी कविताएं सुनाएं। हमने अच्छे के अलावा कुछ लिखे नहीं है, तो आप हमारी सारी कविताएं अच्छे मान के सुनिएगा। हाँ, जो अच्छा है वही हमने लिखा कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। बेहया फूल थे पर कमल हो गए। थोड़ा और आपका मन दीजिएगा, वरना क्या है कि रोह न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। मैं पहला कवि हूँ और पहले कवि को आपको उस मानसिकता में मैं ला रहा हूँ ताकि आप इन अच्छे कवियों को सुन सकें। मैं कवि कम, हमको ये समझ लो कि कवि सम्मेलन जगत का मैं केजरीवाल हूँ। कविता कम सुनाता हूँ, रायता ज्यादा फैलाता हूँ। तो आप मतलब थोड़ा सा इन बड़े कवियों की भूमिका में मैं खड़ा हूँ, तो इसलिए कहता हूँ रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा।
आप किसी को प्यासा देखिए, क्या है कि कवि सम्मेलन तो रोज होते हैं, सब जगह होते हैं, कोई न कोई कवि इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कौन कहाँ जाता है ये ऊपर वाला तय करता है। तो हम आ गए हैं तो आप हमको स्वीकार कर लीजिए। हम इसलिए कहते हैं कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। बाह न जाने खुली कितनी पर एक तुम्हारी ही बाह में आए। थाहते थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए। मेरठ में अगर हिंदी कविता नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ सुनाने जाएंगे। थाहते थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए। और नैन हटे लगे आम की छाह को छोड़ बबूल की छाह में आए। आज आपसे मिला हूँ, मैं पवार जी को धन्यवाद देके प्रणाम करके कहता हूँ कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। ईश्वर जो चाहता है वो करता है। कविता चाहल दो दिल दूर करे वहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाहल दो दिल दूर करे वहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाह उसी चाहले, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि चाहले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहल राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहल तो ठकुराई दिलाए। चाहल तो दुर्योधन का घर, त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहल तो दुर्योधन का घर, छोड़ के साग विदुर का खाए। और चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। हम क्या बना बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज कहता हूँ एक सुंदर कवि सम्मेलन होगा कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। एक वर्ष पर ये तिथि आती है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। और आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आप बहुत अच्छा सुनने देगा। हम लोग कवि सम्मेलन में रहते हैं, कई बार बहुत उल्टी सीधी जगहों पे कवि सम्मेलन चले जाते हैं। आदरणीय पवार जी हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। राजस्थान में एक पशु मेला लगता है, एक बार उसमें कवि सम्मेलन हुआ तो उन्होंने हमको वहाँ भी बुला लिया। अब वो 4-5 लोग आगे बैठे थे, तो हमने कहा कि हमारी कविता पर तवज्जो दीजिए, कुछ दाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो आप समझ रहे हैं हमारी पीड़ा ये है। तो जब भी मेरठ जब मेरा आना होता है तो मन को ये खुशी होती है कि वहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो हमारी प्रशंसा करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो भी पवार जी बता ही चुके हैं, पैसा पहले हमको दे चुके हैं। तो हमारा मतलब हमारा काम हो चुका है। लेकिन आप अगर तालियां नहीं बजाएंगे, पैसे तो जो जाएंगे खर्च हो जाएंगे। हमने पहले सोच लिया इतने पैसे मिलेंगे, कहाँ लगाएंगे, पहले सोच रखा है। अगर आपकी तालियां नहीं मिली तो हम अधूरे जाते हैं। वरना हमारी जिंदगी में है कि हम सारे कभी यही कर रहे हैं रोज, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, जैसे
कैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे। पहली बार दिल टूटा तो हम कभी हुए, वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान। दूसरी मोहब्बत हमने आपसे की है और आपके लिए हम रोज गाते हैं, इसलिए हम तालियों का निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी है क्या कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं भी एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो रिश्तेदार हमारे ये पूछते थे क्या करते हो, मैं कहता था टीचर हूँ। तो कहते थे किसी ने आज तक नहीं पूछा कि रस पढ़ा रहे हो कि छंद पढ़ा रहे हो, तुलसी को पढ़ाया कि कबीर को पढ़ाया। लोग ये पूछते थे अच्छा टीचर हो कितने पैसे पाते हो, ताकि हमारी उतनी इज्जत हो सके। आज उन्हें मालूम है आप जैसे बड़े लोग प्यार देते हैं, तो ऐसे रिश्तेदार स्वयंभू पैदा हो गए जिनकी हमारी खानदान में कहीं जड़ ही नहीं है। आप सबके साथ ऐसा हुआ हो तो मेरे समर्थन कीजिए। हम बता दें हम कभी कम है, रायता ज्यादा फैलाते हैं कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हमारी जिंदगी है यही कि कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली, कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और पूरे कवि सम्मेलन की परिभाषा देता हूँ। एक पंक्ति, हमारे मंच पर बड़े लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूरे मंच पर हम जिंदगी भर करते क्या है सुनिएगा कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। कौन सी? जो मेरी नहीं हो सकी। उसने मुझे फोन किया 15 साल बाद, पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से
महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। वही खराब कविता है सैफई वाली। अब अच्छी थोड़े सुनाओ, जो है क्या वही खराब कविता सुनाता हूँ आपको, सैफई सुनाता हूँ। देखिए क्या है, हम बहुत पढ़े लिखे कवि हैं, हाई स्कूल पास हैं। ये सुदीप बोला है, आ जाओ सुदीप। कोई नहीं, चिंता नहीं करो, इधर आ जाओ, आशीष के पास से आ जाओ। तो हम कहाँ थे, भूल गए। पढ़े लिखे कवि हैं। हाँ, पढ़े लिखे कवि हैं। ये अलग बात है कि पवार जी बहुत पढ़े लिखे हैं, आशीष जी कविता इन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पर हमने भी कक्षा 5 बिल्कुल साइंस साइड से किया था। मतलब ये है, अब ये आदरणीय कुमार जी ने इतनी डिग्रियां कर ली हैं, आपको मालूम नहीं कौन कौन डिग्री कर रहे हैं, तो हम इनको अनपढ़ ही मानते हैं अपने हिसाब से। अब जो चीज हमको नहीं मालूम है वो, अब जैसे हवाई जहाज हमारे लिए हम नहीं चला पाते हैं तो वो हमारे लिए मिट्टी का ढेर के अलावा और कुछ नहीं है। साइकिल चला लेते हैं तो साइकिल हमारे लिए तो मतलब जीवन में हमने जो कुछ लिखा है वो इसी तरह सोच के लिखा है। हम हमारी सब अलग अलग व्याख्या है। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे कवि हुए हिंदी के, उन्हें उनका नायक रत्न सेन सिंघल द्वीप चला गया तो वो लिखते हैं, नागमती चितौर पथ हेरा पिए जो गए खुद किए हैं नफेरा, नागर का नारी बस परा सोई मोर पिए मो सोहरा। वो कहते हैं कि उनका जो नायक है रत्न सेन चला जाता है, उनकी पत्नी कहती है कि मेरा पति किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा इसलिए वापस नहीं आया। ये जो विरह काव्य है हमारे यहाँ भक्ति काल में, रीत काल में खूब लिखा गया। लोक गायकों में भिखारी ठाकुर हुए, उन्होंने विदेशिया लिखा, जिसमें लिखा कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मतजा पूर्ववा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरिहे शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मतजा पूर्ववा के देश। अब उसको अगर नए तरीके से कहो तो नए तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर है, सबको मालूम है कलकत्ता में ना तो जादूगरनियां है और ना ही कोई तोता बन के पिंजरे में बंद होता है। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा? दरअसल इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। हमारी कविता में मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो नहीं होता है, जो आप समझ रहे होते हैं वो भी नहीं होता है, और जो आप समझ रहे होता वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसको समझ सकें। मतलब अगर हम गुड़ कहें तो गोबर समझना है, गोबर कहें तो गुड़ समझना, समझ रहे हो आप? जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो उनके पास एक आदमी गया, हमारे यहाँ सब कविता में बात करते हैं, तो बोले नगर पालिका अध्यक्ष से कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ बहुत खराब हैं, उनको थोड़ा ठीक करा दो। तो नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? तो बोले कि तुम जुबान हिला दोगे तो साफ हो जाएंगे। तालियां का मारे देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो आपको नहीं समझा। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी आप समझ गए ना? अब जो दादा कह रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। पत्नी कहती कि चले आओ, कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियाँ, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियाँ, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में। अब वो पत्नी कहती कि चले आओ, वरना समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब आप अच्छी तालियां बजा के 4 पंक्तियां और सुना के मैं जगह लूंगा।
कहते कि चले आओ वरना कि रुत चली जाएगी, फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी, जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। पति कहता है कि हम आ नहीं पाएंगे, कारण क्या है कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया। पति कह रहा है, आप इधर उधर न समझिएगा, दिमाग वहीं मतलब केंद्रित रखिएगा कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया। अगर आपको हमारे पहले कभी अच्छे लगे हो तो जोरदार तालियों से आप सुना। सुदीप भोला आ गए हैं। सुदीप भोला एक बार खड़े हो जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि इसके अलावा और कवियों को भी कुछ नहीं मिला। तो आ गए हवाई जहाज, जहाँ इनका जबलपुर से छोटी जगह थी, हाथ से बोर्डिंग कार्ड बन रहे थे, जहाँ हाथ से बोर्डिंग कार्ड बन सकते थे वहाँ से हवाई जहाज उड़े, जहाँ कंप्यूटर से बनते थे वहाँ से कोई हवाई जहाज आज नहीं उड़ा, दुनिया भर में नहीं उड़ा। अगर ये तकनीक पर दुनिया इस तरह निर्भर है तो इस दुनिया का भगवान ही मालिक है। किसी दिन कोई सॉफ्टवेयर को हैक कर लेगा और दुनिया उसके कब्जे में आ जाएगी। चरण सिंह स्वामी जी, आपको जाने की सुविधा नहीं है, बैठ जाओ, फिलहाल तो बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल देता? ये प्रेमी परिवार की अदब की महफिल है। अदब की, देखिए हम ये सब करते क्यों? कुछ लोगों को लगता होगा बैठ जाते हैं सब कविता पढ़ने के लिए, जी आ गए, संचालन करेंगे, कविता सुनाएंगे। हमारी इसमें रुचि क्या है? मैं आपको 1 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ। एक संगीतज्ञ जंगल में रियाज करता था, जंगल में जाके वो रियाज करता था संगीतज्ञ, और अपने ढोलक बजाता था। जैसे ही वो ढोलक बजाता था, एक बकरी का बच्चा सामने आके नाचने लगता। जब जब भी संगीतज्ञ ने ढोलक बजाई, अपना मृदंग बजाया, तो एक बकरी के बच्चे ने सामने नाच दिखाया। उसने बकरी के बच्चे को बुला के पूछा, तुमको संगीत आता है क्या? बोले नहीं आता। बोले मैं क्या गाता हूँ, क्या राग गा रहा हूँ, क्या राग बजा रहा हूँ, तुमको आता है क्या? बोले मुझे कुछ भी नहीं आता। बोले फिर तुम क्यों नाचते हो? जब भी मैं ढोलक बजाता हूँ, मृदंग बजाता हूँ, तुम आके क्यों नाचते हो यहाँ? बकरी के बच्चे का उत्तर सुनना कि साहब मैं नहीं जानता आप क्या बजाते हैं, मैं नहीं जानता आप क्या गाते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो ढोलक आप बजाते हैं इसमें जो चौड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ का है, मेरी माँ की खाल से आया है वो। तो हम कल सम्मेलन के प्रति उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह से कोई माँ अपनी माँ के प्रति कोई जुड़ा हुआ होता है। ये हमारी जिंदगी है। हमारे जीवन में, कम से कम मेरे जीवन में तो पढ़ाने के अलावा, कविता के अलावा और कुछ रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। प्रियांशु जी में तो रहा पहली, दूसरी, तीसरी, पता नहीं कितनी। मैं अब आपको एक ऐसा मैंने जब मैं परिचय दे रहा था, मैंने कहा था कि अगर कल का कोई मुझसे अच्छा कवि है, मैं इस शब्द को बदलता हूँ, अगर आज भी मुझसे कोई ओज में अच्छा कवि है, बहुत है, लेकिन एक आज मैं जिस अच्छे कवि को सुनवा सकता हूँ वो मेरा छोटा भाई आशीष आनंद है। मैं उसकी काव्य प्रतिभा से, उसकी ऊर्जा से, उसके तेजस्विता से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। और हमने उसको नए रूप में देखा है, उसका एक पुनर्जन्म हुआ है। उस पुनर्जन्म के बाद मेरठ में मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ।